गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्या है, तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पुनरावृत्ति करेंगे पिछली कक्षा में जो पढ़ चुके हैं। तो पिछली कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक, जिससे हम यौगिकों का निर्माण किए थे, नामकरण किए थे, सूत्र की रचना किए थे, अणुसूत्र बनाए थे। तो उन अम्लीय और क्षारीय मूलकों में कुछ हम याद किए होंगे। कुछ अम्लीय मूलक जैसे कि क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ये कुछ अम्लीय मूलक इस प्रकार लिखे गए थे। कार्बोनेट, सल्फेट, तो ये मूलक आपको याद आ रहा होगा। और कुछ क्षारीय मूलक जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन इत्यादि। हम आपको केवल यह स्मरण करा रहे हैं कि इन मूलकों की जरूरत पड़ेगी और ये मूलक संयुक्त होकर कैसे यौगिक बनाए थे। तो अम्ल और क्षार को समझने के लिए इन मूलकों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अम्ल क्या है, अम्ल की परिभाषा क्या है। तो अब हम देखते हैं अम्ल। अम्ल क्या है, अम्ल की परिभाषा क्या है। पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं अम्ल के बारे में थोड़ा बहुत, कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके आधार पर छोटे कक्षाओं में बताया जाता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। बस इतना ही बताया जाता है छोटे कक्षाओं में। लेकिन अब हम जानेंगे अम्ल की व्यापक परिभाषा। तो अम्ल की परिभाषा 3 प्रकार से है। तो इसकी परिभाषा लिखें, परिभाषा। तो इसकी परिभाषा 3 प्रकार से दी गई है, 3 मतों के अनुसार है। तो पहला है आरेनियस के अनुसार, आरेनियस के अनुसार, आरेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में घुलकर H आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन। तो अम्ल वे पदार्थ हैं या वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, एस्टिक अम्ल आदि। तो ये अम्ल है, इनके उदाहरण हैं। अब इस परिभाषा को कैसे यह पुष्टि करते हैं कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो ये जो हम अणुसूत्र लिखे हैं, अभी हमने बताया कि अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इनमें H आयन देने की प्रवृत्ति होती है। कैसे? जब HCl को जल में घोला जाता है तो यह टूट जाता है एक्वस, जलीय विलयन में। तो यह H आयन देता है और क्लोराइड आयन देता है, जिससे यह मिलकर बना होता है। तो ये भी जल में रहता है एक्वस, ये भी एक्वस होता है, जली होता है। तो ये H आयन दिया। इसी प्रकार यह H2SO4 जल में टूट जाएगा, चूंकि यह वियोजन क्रिया इस प्रकार लिखेंगे, उत्क्रमणीय होता है। तो 2H आयन अब प्लस सल्फेट आयन देगा, ये भी जल में होगा, ये भी जल में होगा, जलीय। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H आयन प्रदान करता है,
वह आरेनियस के अनुसार क्या होता है, अम्ल होता है। तो यह चयन प्रदान कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिकम, एक एच आयन दे रहा है, सल्फ्यूरिकम 2 एच आयन दे रहा है। तो यहाँ पर इसी प्रकार इसका भी योजन होगा, इसका भी योजन होगा, इसका भी योजन होगा। तो हम सबका भी योजन करके समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि यह चयन प्रदान करते हैं। और यह चयन प्रदान करते हैं यह इसलिए क्या है, अम्ल है। तो आरेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा हो गया। दूसरा परिभाषा है ब्रांस्टेड और लॉरी की परिभाषा। दूसरा स्टेड और लॉरी के अनुसार ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार इस परिभाषा को समझने के लिए आरएनएस की परिभाषा ज़्यादा महत्व रखती है इस परिभाषा को समझने में। तो अभी हम आपको केवल प्रोटॉन के टर्म में इस परिभाषा को बता रहे हैं। आरएनएस ने कहा कि जो जलीय विलयन में एच आयन देते हैं उसे हम कहते हैं अम्ल। और ब्रांस्टेड और लॉरी ने कहा वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान कर सकते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो इनके अनुसार वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन या चायन प्रदान कर सकते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो HCl यहाँ भी वह जैसे बताएं, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड यह जल में घुलकर क्या दे रहा है, एच आयन और क्लोराइड आयन। तो यह किसी को यह एच आयन क्या है, वास्तव में प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन। क्योंकि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इस पर एक धन आवेश आ जाता है। तो इसके नाभिक में केवल बचता क्या है, प्रोटॉन। तो इसका नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब यह इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो नाभिक में केवल प्रोटॉन बच जाता है। इसलिए हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो इसे प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो हम यह देख रहे हैं कि वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को एच आयन दे सकता है वह क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो इस प्रकार हम यह देखें कि अम्ल क्या है। तो जो जलीय विलयन में एच आयन देगा वह वास्तव में प्रोटॉन भी दे रहा है। तो प्रोटॉन देगा तो कोई ना कोई उसे ग्रहण कर सकता है। तो जो भी ग्रहण करेगा वो इसके विपरीत गुण का होगा। तो यह किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन दे सकता है, तो इसलिए यह अम्ल है। इसी प्रकार H2SO4 HNO3 इत्यादि अम्ल है। अब हम जानते हैं तीसरी परिभाषा जो लुईस की परिभाषा है। लुईस के अनुसार आप देखेंगे कि अम्ल क्या है। लुईस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, तो लुईस के अनुसार वे पदार्थ यहाँ पर अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं या परमाणु भी हो सकते हैं। वे पदार्थ जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है, अम्ल कहलाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन बेस के इलेक्ट्रॉन को आधार मानकर यह परिभाषा दिया गया है। इलेक्ट्रॉन बेसिस से डिफिनीशन है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, बोरान ट्राइफ्लोराइड।
या एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड का एग्जाम्पल। अब इसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होता है, एक लोन पेयर। तो इसमें बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, तो इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, तो 2 और 3 होगा, और फ्लोरीन का 9 होता है, तो 2 और 7 होगा। तो इसके बाहरी कक्षा में, फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में होंगे, और जो कि फ्लोरीन के साथ से साझा करके अपना अष्टक पूरा करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे ये इसमें आ जाएगा कि इसके पास 2 2 4 2 6, बोरान के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी एक युग्म पेयर को, इलेक्ट्रॉन युग्म को यह ग्रहण कर सकता है, इसलिए यह लुईस अम्ल है। जिसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी हो वही लुईस अम्ल है। तो इस प्रकार जिन यौगिकों में, परमाणुओं में या आयनों में इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है वे सब लुईस अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार जितने धनायन होंगे Cu+2, Fe+2, ये सभी लुईस अम्ल हैं। तो इसमें न तो एच आयन है, न तो जलीय विलयन में घुलकर एच आयन देगा। तो इन सबको कैसे डिफाइन करेंगे, तो लुईस के अनुसार डिफाइन करेंगे। तो लुईस के अनुसार जिनमें हाइड्रोजन नहीं उपस्थित होता है उनको डिफाइन इसके आधार पर किया जा सकता है, लुईस के परिभाषा के आधार पर। तो ये तीनों परिभाषा हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास 10th के लिए आरएनएस की परिभाषा है, जो एच आयन के आधार पर है। तो जो जलीय विलयन में एच आयन प्रदान करते हैं वो अम्ल हैं। इस परिभाषा को हम लेकर चलेंगे और इसके आधार पर कुछ इसके आगे गुणों की व्याख्या करेंगे। अब हम जानते हैं अम्ल के गुण। तो अम्ल के गुण क्या हैं? अम्ल के कुछ मुख्य गुण हैं। तो अम्ल के गुण जैसे पढ़े, अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तीसरा, ये क्षार से क्रिया करके जल और लवण बनाते हैं, क्षार से क्रिया करके जल और लवण बनाते हैं। और या धातुओं से क्रिया करके, धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। विस्थापन अपक्रिया में आप लोगों ने देखा होगा कि जिंक है और H2SO4 है, तो क्रिया करके क्या बनाया, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो इस प्रकार ये अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन बनाते हैं। तो ये कुछ गुण हैं अम्ल के। अब हम जानेंगे अम्ल के प्रकार। तो अब अम्ल के प्रकार देखते हैं। अम्ल, ये अम्ल का हम वर्गीकरण कर दें। अम्ल का वर्गीकरण, तो अम्ल 2 प्रकार के हैं, एक ऑक्सी अम्ल और एक हाइड्रा अम्ल। तो ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल,
ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन उपस्थित हो, ऑक्सी अम्ल कहलाता है। जैसे HNO3, H2SO4, CH3COOH, H3PO4, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ये सभी अम्ल हैं। इसमें हाइड्रोजन तो है ही, हाइड्रोजन के अतिरिक्त इसमें ऑक्सीजन के भी परमाणु हैं और ये जलीय विलयन में यह चांद देंगे ही। तो इस प्रकार यह ऑक्सी अम्ल हो गए। कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जैसे HCl, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। HCl हाइड्रोजन साइनाइड, H2S, आप ये देख रहे हैं कि इसमें, या HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सभी अम्ल क्या है? इसमें हाइड्रोजन है विस्थापनी, ये अपघटित होकर क्या देगा? आयनित होकर जल में HI प्लस Cl आयन, ये क्या देगा? HI प्लस साइनाइड आयन। इसी प्रकार ये इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं, HI प्लस NO3 आयन, ये भी देगा HI प्लस SO4 आयन। तो ये सभी HI आयन देंगे। तो इनमें ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के अतिरिक्त, इसमें हाइड्रोजन के अतिरिक्त हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है। तो जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो हाइड्रोजन हो हाइड्रा अम्ल, और जिसमें हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन भी हो वो ऑक्सी अम्ल। इस प्रकार इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। अब अम्ल का यह वर्गीकरण ऑक्सीजन परमाणु के आधार पर किया गया है, एक ऑक्सीजन वाला एक बिना ऑक्सीजन वाला। लेकिन अब अम्ल की क्षमता के आधार पर वर्गीकरण करें तो अम्ल दो प्रकार के हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो अब प्रबल अम्ल क्या होता है क्षमता के आधार पर? तो प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? वे अम्ल जो जलीय विलयन में घोलने पर पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित हो जाते हैं मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पर हम HCl लिए, यह जल में घोले, और जल में जब घोलेंगे तो H आयन और Cl आयन में टूट गया। तो यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है? यहाँ यह एक अणु है, तो एक आयन बना, एक हाइड्रोजन आयन बना, एक क्लोराइड आयन बना। अगर ये 10 होते तो 10 H आयन बनता, 10 Cl आयन बनता। 100 होते तो 100 H आयन बनता, 100 Cl आयन। मतलब जब इसको हम जल में डालेंगे, मैंने ये Cl को जल में डाला, एक HCl को दिया, एक H आयन और एक Cl आयन दिया। अगर हम 100 को डाले होते तो 100 H आयन बनता, 100 Cl आयन बनता। लेकिन यह इस प्रकार अगर हो रहा है, 100 को डाले, 100 के 100 अणु वियोजित हो गए, तो यह होता है पूर्ण आयनन, पूर्ण आयनन या वियोजन, पूर्ण वियोजन। वे अम्ल जो जल में घोलने पर जिनका पूर्ण आयनन हो जाता है या पूर्ण वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। लेकिन कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो जल में घोलेंगे तो वो पूर्ण वियोजित या आयनित नहीं होते हैं। अगर पूर्ण वियोजित या आयनित नहीं होंगे तो वे दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। तो दुर्बल अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होगा। जैसे हम ले लें H2CO3 या एस्टिक एसिड ले लें, एस्टिक एसिड, इसको जब घोलेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा जल में, H आयन में और प्लस एसीटेट आयन में टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको 100 डाल रहे हैं, लेकिन 100 में से ये 100 नहीं टूटा, केवल 90 टूटा, नहीं 90 नहीं, इसमें से केवल मान लो 20 टूटा, 20 आयनित हुआ, तो 20 H आयन बना, 20
एसीटेट आयन बना, 20 केवल टूटा, तो 80 इसमें से बच गया, 80 इसी तरह से रह गया। तो इसमें 100% नहीं वियोजन हो रहा है, इसके 100 अणु में से 20 अणु ही वियोजित हुए, 80 अणु अवियोजित रह गए जो नहीं टूटे। तो इस प्रकार इसमें जल में डालने पर इसका वियोजन पूर्ण रूप से नहीं होता है। तो जिसका आंशिक वियोजन होता है वे अम्ल होते हैं दुर्बल। तो दुर्बल अम्ल की परिभाषा, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं या जिनका वियोजन आंशिक रूप से होता है, क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल के कुछ उदाहरण, प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण आप देख चुके हैं, लेकिन इसमें दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, कुछ दुर्बल अम्ल कुछ प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये प्रबल है। दुर्बल अम्ल के कुछ उदाहरण आप याद कर लें, जैसे H2CO3 है, एस्टिक एसिड है, ये दुर्बल अम्ल है। इनका आंशिक वियोजन होगा, आंशिक वियोजन, और यहां होगा पूर्ण वियोजन। तो जिनका पूर्ण वियोजन होगा वो प्रबल होंगे, जिनका आंशिक होगा वह दुर्बल होंगे। तो इस प्रकार हम अम्ल के क्षमता के आधार पर प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में जाने। अब हम दैनिक जीवन में कुछ चीजों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम जान लें। हमारे दैनिक जीवन में अंगूर में यहाँ पदार्थ कर दे रहे हैं और उसमें पाए जाने वाला अम्ल कर दे रहे हैं टेबल के रूप में। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। इसी प्रकार सिरका में, सिरका जो आम का बनता है सिरका, तो उसमें अचार बनता है इसका, तो सिरके में एस्टिक एसिड, एस्टिक अम्ल। इसी प्रकार आप सेव में भी देख लेंगे कौन सा अंगूर बनता है, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल। नींबू में, नींबू या संतरा में, नींबू और संतरा में आप लोग कौन सा अम्ल पाते हैं? साइट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार हम देखें कि अंगूर, सिरका, सेव, नींबू आदि में कुछ अम्ल पाए जा रहे हैं, और इन सब का सेवन जब हम करते हैं तो इसमें कुछ न कुछ खट्टापन होता है, और वो खट्टापन इन्हीं के कारण आता है। आप एक जाना है कि लाल चींटी जो होती है उसमें भी एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। और हम लोगों के आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिससे भोजन पचता है। तो आज बस इतना ही। अम्ल के रासायनिक गुण हम लोग कल जानेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।